हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग को देख रहे थे कि इनकम फ्रॉम पीजीबीपी जैसे कि थर्ड हेड है ये इनकम का। इसमें हम लोगों ने कल दो चीज़ें पढ़ी थी। कंपुटेशन, पहला तो पीजीबीपी का मतलब क्या होता है वी हैव ऑलरेडी लर्न। एंड नेक्स्ट फिर हम लोग ने स्टडी किया था कि कंपुटेशन कैसे करते हैं इसमें, कंपुटेशन ऑफ बिजनेस इनकम। फिर हम लोग ने बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग द असेसमेंट ऑफ बिजनेस इनकम जब कैलकुलेट करते हैं तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना होगा। ये प्रिंसिपल्स भी बारे में भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड, ये सारे खर्चे पूरी तरह से अलाउड हैं, आप इसको बिजनेस के खर्चे में दिखा सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्या होता है डेप्रिसिएशन। हम लोगों ने पढ़ा डेप्रिसिएशन एज पर, ये जो दे रखा है ये एज पर इनकम टैक्स एक्ट। हम लोगों ने पढ़ा कि दो तरह का होता है, एक डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी एक्ट यानी कि अकाउंटिंग लॉ के अनुसार, और एक डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स। इसमें सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 32 है। तो सेक्शन 32 में हम लोग ने स्टडी किया जो डेप्रिसिएशन लगता है किस पे लगता है, ब्लॉक ऑफ एसेट के ऊपर। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ एसेट। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ एसेट। यहाँ पे क्या होता है, जिनके ऊपर एक रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उनको एक ग्रुप में रखा गया है। किस में रखा गया है, एक ग्रुप में। ठीक है, सो लिखा भी है नीचे, ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब ग्रुप ऑफ एसेट फॉलोइंग विद इन द क्लास ऑफ द एसेट विच कंप्राइज ऑफ टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट्स। ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर हमने देखा था कि भाई इसमें डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है, ठीक है ना, वो किस रेट से चार्ज होता है। तो उसके लिए रेट चार्ट हमने देख लिया कि बिल्डिंग में जो ब्लॉक्स हैं वो कितने बांटे गए, तीन, है ना, रेसिडेंशियल, टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन एंड अदर, है ना। तो रेसिडेंशियल पे 5% है, कॉमर्शियल पे 10% है, टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर 40% है। फर्नीचर फिक्सचर का एक ही ग्रुप है, दैट इज 10% ब्लॉक में आता है। प्लांट एंड मशीनरी इसमें आता है आपका 30%, जिसमें खासकर ये जो व्हीकल्स हैं ये सब आते हैं। एंड नेक्स्ट 40% में क्या आता है, उसमें भी दे रखा है क्या, एरोप्लेन, स्पेसिफिक पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, ये सब पे 40%। क्लियर ना, इवन तो कंप्यूटर के ऊपर, इवन तो उसका जो सॉफ्टवेयर होता है सॉफ्टवेयर के ऊपर भी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, इसके अलावा अगर कोई भी अगर एसेट होती है, कोई भी मशीन होती है, आप सीधे फ्लैट कितना चार्ज कर देना, 15%। वहां पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जितना एक्सप्लेन किया है आप उसको इसी के अकॉर्डिंगली चलोगे। अगर कोई एसेट कोई मशीन नहीं एक्सप्लेन है तो उसको हम लोग किस में डालेंगे, अदर्स के ऊपर, और उसके ऊपर चार्ज कर देंगे डेप्रिसिएशन का रेट कितना, 15%। जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं एसी के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो जस्ट यू कैन से 15%, है ना। अगर कोई पर्सनल कार है उसके ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 15%। आपकी बाइक के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 15%, है ना। नेक्स्ट क्या है, शिप, ओशियन गोइंग शिप्स, शिप्स को किस कैटेगरी में रखा गया, 20%। एंड देन इनटेंजिबल एसेट्स 25%। तो इनटेंजिबल एसेट भी दिमाग में आराम से सेट हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट, हम लोग ने ये पढ़ा था कि जिस साल हम एसेट को एक्विजिट करते हैं, खरीदते हैं, उस साल हमें ध्यान देना है कि मशीन को हमने या जो भी हम एसेट है हमने उसको कितना समय यूज किया, 180 दिन से कम कि 180 दिन से ज्यादा। अगर वो एसेट 180 दिन से कम यूज हुआ है तो जो भी रेट होगा उसका हाफ चार्ज करना, 180 दिन से ऊपर यूज हुआ है तो 180 दिन या उससे ज्यादा यूज हुआ है तो फुल रेट से डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे एक कंपुटेशन दिया है किस तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ दिया रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट शैल बी एज। सबसे पहले तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी देखो। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है क्या, यानी कि साल के मतलब इस साल के शुरुआत में आपके मशीन का बैलेंस है कितना। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे परचेज ऑफ एसेट। क्या परचेज आपने किया एसेट ड्यूरिंग द ईयर, आप परचेज को ऐड कर लो। साल के दौरान हो सकता है और भी आपने नई मशीनें खरीदी हो। फिर अगर साल के दौरान अगर तुमने क्या किया, सेल कर दिया है एसेट, उसी ब्लॉक में से कुछ एसेट बेच दिया, तो आप उसको माइनस कर लो। जो बचेगा उसी को कहेंगे बैलेंस, उसका क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, उसके ऊपर चार्ज होगा फिर क्या, डेप्रिसिएशन का जो रेट लगता है आप उसे चार्ज करिए। डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो बचेगा वो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कहलाएगा। यही क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी अगले साल के लिए फिर क्या कहलाएगा, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। तो यही बस होता है सिंपल सा, एड लेस और फिर जो बचा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, और फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करने बाद क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ जाएगी। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी समझते हो ना, डेप्रिसिएशन काटने के बाद की वैल्यू। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडमिसिबल डेप्रिसिएशन। हमें दिखाना है कि कितना डेप्रिसिएशन इसमें दिखा सकते हैं हम लोग। फैक्ट्री बिल्डिंग की डब्ल्यूडीवी पहले से दे रखी है, कितनी है, 10 लाख की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दे रखी है। मशीन में देखो यहाँ पे 3 मशीन है। मशीन में अगर हम देख रहे हैं प्लांट मशीनरी में
परचेज किया है कब, पहले तो परचेज की बात कर, अच्छा नहीं, प्लांट मशीनरी का दिया ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे कितना दिया है, 16 लाख। उसके अलावा क्या हुआ, हम लोगों ने परचेज किया है, परचेज कितना का किया, 2 लाख की मशीन। कब खरीदा है, 31 जुलाई। सो 31 जुलाई को खरीदा है, तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या 180 डेज या उससे ज्यादा यूज हुआ कि नहीं हुआ। तो 31 जुलाई है ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो करीबन कितने से अधिक, 8 महीना हो रहा है, यानी कि 180 दिन से ज्यादा हो गया। तो उसके ऊपर क्या होगा, फुल रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। नाउ परचेज और किया 31 जनवरी को, फिर 2 लाख की मशीन खरीदी। तो ये जो 31 जनवरी को इन्होंने मशीनरी खरीदी है ना, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कितना होगा, जो भी रेट होगा उसका हाफ लगेगा। बिकॉज देखो यहाँ पे 31 जनवरी है, फरवरी मार्च 2 ही महीना, घूम फिर के कितना 60 या 61 दिन यूज हुआ है। तो ऐसे में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा इसके ऊपर, फुल रेट से नहीं, हाफ रेट से। किस रेट से, जो भी रेट होगा, 15 होगा तो 7.5%। एंड देन 31 दिसंबर को खरीदा गया, सॉरी बेचा गया। ये क्या है, ध्यान रहे, खरीदा नहीं है बल्कि क्या किया, सेल किया है। तो उसको माइनस कर दो, बिका है तो। अब बिका है तो किस में से बिका है, जल्दी बताना। ये तुम्हारे पास पहली मशीन थी ना, पुरानी वाली, है ना, आप इसको पहला मशीन बोल दो, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो सेल जो हुआ वो किस में से गया होगा, बट नहीं समझे, अब इसी साल खरीद के बेच दोगे, नहीं ना, तो पुरानी मशीनरी से खरीदना बेचेंगे, यानी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। बात समझ में आया कि नहीं आया। जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी थी प्लांट मशीनरी की कितनी थी, 20 लाख, यानी जो बेचे हैं हम मशीन 12 लाख, वो कहां से गई होगी। और थोड़ा कॉमन सेंस भी देख लो ना, 2 ही लाख खरीदे तो 2 लाख में से कहां 12 लाख बेच देंगे, 2-2 लाख की दो मशीनरी खरीदे, यानी वो 20 लाख वाले में से ना 12 लाख बिका है। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, अब क्या है, दिसंबर में ठीक है सर निकाल दिया। नेक्स्ट क्या, परचेज कंप्यूटर है, कंप्यूटर खरीदे नया नया, क्लियर है, 1,20,000 का। फर्नीचर एंड फिक्चर्स की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी साफ साफ दे रखा है 2 लाख रुपीज, और मोटर कार की भी डब्ल्यूडीवी 1,20,000। अब इन सब पे हमें डेप्रिसिएशन निकालना है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो चलिए मशीन का हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि मशीन का वहां पे प्रॉब्लम करेगा क्रिएट। तो यहाँ पे है आपका 16 लाख की मशीन, कितने की है, 16 लाख। अब 16 लाख की मशीन में ये तो आपको क्लियर हो रहा है। फिर एक मशीन है क्या यहाँ पे, 2 लाख। फिर एक है क्या, 2 लाख अगेन, सही ना। ये जो मशीन है, ये कितना दिन यूज हुआ, मोर देन 180 डेज। ये कब यूज हुआ, लेस देन 180 डेज। तो इसके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो हाफ लगेगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेन है कौन सी मशीनरी है, नहीं है, तो हम 15% लेके चलेंगे। कितना परसेंट लेके चलेंगे, 15%। अब ये देखो, इसमें देखो मशीन में हमने क्या कर दिया, 12 लाख की मशीन क्या कर दिया, बेच दिया। 12 लाख की मशीन हम बेचे कब है, ध्यान से देखो, हमने दिसंबर में बेच दिया। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यूज हुआ ना। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं सॉल्यूशन में। देखो ओपनिंग डब्ल्यू, हमें भी मशीन पे ध्यान देना है। मशीन कितने की थी, 1 मिनट, 16 लाख, हाँ 16 लाख की थी ना। हाँ तो 20 लाख दिया था ना, 20 क्यों लिखा है, अच्छा 16 लिखा हूँ। 16 लाख ओपनिंग थी। फिर जुलाई में हमने खरीदा कितने का, 2 लाख। फिर 2 लाख, टोटल मिला के हो गया 20 लाख की। टोटल कितने की हो गई, 20 लाख। अब जो देखते हैं यहाँ पे, सेल ऑफ एसेट 31/12 को हमने बेच दिया 12 लाख का, तो बचा कितना, 8 लाख। अब इस 8 लाख में कौन कौन सी मशीन बची हुई है, 2 लाख, और जो बची हुई है उसमें, सही ना, 8 लाख, 4 लाख, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा मैं 20 लाख, वही मैं गलत लिख रहा था, पीछे जो मैंने लिखा ना यहाँ पे, अच्छा नहीं सही तो है। 12 लाख की चली गई तो कितनी बचेगी, 12 लाख, भाई 16 लाख में से 12 लाख की एसेट तो चली गई ना सर, तो बची कितनी, 4 लाख की एसेट। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन निकाला है कितना इन्होंने, 1,05,000 रुपए। अब 1,05,000 कैसे निकला है, ये 2 लाख जो आपने बोला, कितने लेस देन 180 यूज हुआ है, तो इस पे डेप्रिसिएशन कितना काटा है, 7.5%। तो इसके ऊपर 7.5% कितना आएगा, 2 लाख के ऊपर 15,000।
पे कितना आएगा 15,000 ना। 2 लाख के ऊपर अगर 7.5% अगर आप चार्ज करते हो तो हाफ। नेक्स्ट क्या है, इसके ऊपर 180 डेज से ज्यादा यूज हुआ, इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, पूरा 15%। तो 15% चार्ज होगा, कितना हो गया 30,000। अब इसमें से 12 चला गया तो कितना बचा 4 लाख। तो इस 4 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करो 15%, कितना हो गया 60,000। 60 में जोड़ना है कितना 30,000, प्लस जोड़ना कितना है 15,000, सब मिला के कितना हो गया 1,05,000। नहीं समझ में आया तो ध्यान रहे, हमने 12 लाख की मशीन तो बेच दिया, जो बेच दिया उसके ऊपर नहीं चार्ज करना, हमें किसके ऊपर चार्ज करना, रिमेनिंग अमाउंट है 4 लाख के ऊपर। इसके ऊपर 15% जब चार्ज किया तो कितना आ रहा है 60,000। इसके ऊपर चार्ज किया, इसके ऊपर चार्ज किया 15,000। तो सब टोटल मिला के डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ 1,05,000 रुपये। तो अगर हम लोग देखेंगे तो 1,05,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया 8 लाख में से, तो बचा कितना ही 6,95,000, जो क्लोजिंग WDV अगले साल के लिए यही क्या कहलाएगा ओपनिंग WDV। बाकी बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की थी 10 लाख की, ना कुछ खरीदे, कुछ खरीदा नहीं, तो 10 लाख, कुछ बेचा कुछ नहीं, बचा 10 लाख। 10 लाख के ऊपर सीधा सीधा आपको पता है बिल्डिंग के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन कटता है। हम कौन सा मानेंगे भाई, कॉमर्शियल बिल्डिंग होगी ना, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग नहीं मान के चल रहे हैं, कौन सा बिल्डिंग मान के चल रहे हैं कॉमर्शियल बिल्डिंग। 10% डेप्रिसिएशन, यहाँ पे 15%, कंप्यूटर के ऊपर 40 लगता है। क्लियर। तो कुछ ओपनिंग WD थी नहीं, हमने सीधे नई कंप्यूटर हमने खरीदा था, कितने का 1,20,000। क्वेश्चन में देखते हैं, सही था। हम लोग ने कंप्यूटर खरीदा था 31 जनवरी में। अब 31 जनवरी में खरीदे हो कंप्यूटर तो 180 दिन से कम यूज हुआ ना, तो 20% की रेट से डेप्रिसिएशन कटेगा। तो यहाँ पे देखो 40 है, लेकिन चार्ज कितना किया, सिर्फ 20% चार्ज किया, हाफ रेट। क्यों हाफ रेट हुआ, समझ में आया ना भी, अगर हम फुल रेट से चार्ज करते तो 48,000 डेप्रिसिएशन करता, बट यहाँ पे 24 कटा है, हाफ रेट से चार्ज हुआ बिकॉज 180 दिन से कम यूज हुआ। तो बचा कितना 96,000, ठीक है ये भी। नेक्स्ट फर्नीचर फिटिंग्स, ओपनिंग थी 2 लाख की, ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, सीधे फर्नीचर फिटिंग्स के ऊपर 10% कटता है, तो 10% चार्ज हो गया 180,000 रुपीज बैलेंस। मोटर कार, बात समझे कि नहीं समझे। अब मोटर कार लिखा था, कहीं बोला था हायर पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, है ना, तो अगर हायर पर्पज के लिए नहीं है तो जाहिर सी बात है हम कितना 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 1,20,000 था, ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, 1,20,000 के ऊपर 15%, 18,000 रुपये डेप्रिसिएशन कटा, बचा कितना 1,02,000। तो ये जो डेप्रिसिएशन का मेथड है बहुत सिंपल है। अगर ये अकाउंटिंग रूल में चलता तो 6 महीना 9 महीना ये सब करते रहते तुम, और ये इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करना काफी सिंपल होता है अकाउंटिंग रूल से। एडिशनल डेप्रिसिएशन वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, डिस्कस कर चुके थे। 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, बट ये शर्तें कंप्लीट। पहला नंबर, आप मैन्युफैक्चरर होने चाहिए, आपने न्यू प्लांट मशीनरी खरीदी हो, और आपने वो मशीन कब खरीदी हो 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद। दैट्स इट। So we have discussed, and for some states this additional depreciation is 35% in place of 20%। अगर 180 दिन से कम यूज हुए हो किए हो। अच्छा हाँ, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या हर साल क्लेम करने को मिलेगा, नहीं, ओनली इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। जिस साल तुमने वो मशीन क्या की हो खरीदी होगी, उसी साल बस एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, हर साल नहीं। और जिस साल खरीदे हो अगर 180 दिन से कम यूज हुए तो 20 नहीं 10% ही एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, और अगर 180 दिन से ज्यादा है तो पूरा 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दिस सेक्शन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस मेनी टाइम। तो यहाँ पे देखो अमाउंट नॉट डिडक्टेबल, यहाँ साफ साफ स्पेसिफाइड डिसअलाउड, देखो साफ साफ बोला गया डिसअलाउ है, हमें तो डिसअलाउ ही पढ़ना है ना, क्या चीज हम डिसअलाउ कर देंगे कि ये नहीं ये खर्च आप नहीं दिखा सकते बिजनेस में। तो यहाँ देखो दिखा रहा है अमाउंट नॉट डिडक्टेबल, पहला क्या दिया है पेमेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया, चलिए तो यहां पे दिया हुआ अमाउंट नॉट डिडक्टेबल, और हाँ उसको ऊपर लेते जाना, उसको ऊपर क्लास, पेमेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया और
टू अ नॉन रेजिडेंट ऑन विच टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड। ठीक है, अगर कोई भी पेमेंट अगर आपने आउटसाइड ऑफ इंडिया किया, आउटसाइड ऑफ इंडिया क्या मतलब समझ रहे हैं ना, अगर आपने कोई भी पेमेंट कहाँ किया आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब सपोज करो फॉरेन में आपने पेमेंट किया, आपको पता है उसको पेमेंट करते समय आपको क्या डिडक्ट कर लेना चाहिए, टीडीएस डिडक्ट कर लेना चाहिए। क्या डिडक्ट कर लेना चाहिए? मान लो तुम्हारी कंपनी में कोई मशीन लगी हुई है, मशीन कहाँ की है, सपोज जापान की है, कुछ प्रॉब्लम आई, तुमने वहां से मैकेनिक्स को बुलाया, उन्होंने आया, उन्होंने बिल बना दिया सपोज 2 लाख का, आपने उनको 2 लाख का पूरा पेमेंट कर दिया। तो याद है ना, फी फॉर प्रोफेशनल 194J है ना, तो यू नीड टू डिडक्ट टीडीएस 10% काटना था ना, 20,000 डिडक्ट करके उसको पेमेंट करना था 180 का, तुमने पूरा 2 लाख का पेमेंट कर दिया, टीडीएस काटना भूल गए। सो अब आपके लिए क्या कह रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है पेमेंट अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया कर दिए हो या नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किए हो और टीडीएस नहीं काटे तो पूरा 2 लाख रुपए तुम्हें खर्चे में नहीं दिखाने देंगे, इंटायर अमाउंट 2 लाख रुपीज डिसअलाउड। तो इसमें बताओ फायदा है कि नुकसान तुम्हें, क्या नुकसान है, क्या नुकसान होगा? पहला नंबर, वो 2 लाख रुपए खर्चे में दिखना चाहिए था ना, खर्चे में दिखता तो इनकम को 2 लाख कम करता, तो कम टैक्स देना। अब क्या होगा, खर्चे में दिखाने नहीं देंगे, तो क्या 2 लाख माइनस होगा? नहीं, यानी वो 2 लाख प्लस हो रहा है और उल्टा उस पर तुम्हें टैक्स देना पड़ रहा है। सो दिस इज द पनिशमेंट, एक तरीके से आपसे आपके लिए ये पनिशमेंट है, डिसअलाउड है पूरी तरीके से। चलो अब अगर क्या है, वो पेमेंट आपने आउटसाइड ऑफ इंडिया नहीं किया होता, नॉन रेजिडेंट नहीं रेजिडेंट को किया है और टीडीएस काटना भूल गए हो, 30% ऑफ सच सम शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। तो इस बार हम पूरा अमाउंट डिसअलाउड नहीं करेंगे, 30% डिसअलाउड कर देंगे। नहीं समझे? मान लो वो 2 लाख, वो जो मशीन थी इंडिया में ही थी, इंडिया की मशीन थी, कलकत्ता से मैकेनिक आया, तुमने उसको पेमेंट कर दिया पूरा 2 लाख, टीडीएस काटना भूल गए, तो गवर्नमेंट कहेगी 2 लाख खर्चा क्यों ना, आप कितना दिखा सकते हो, 70%, 30% दिखाने नहीं देंगे। क्यों नहीं दिखाने देंगे? क्योंकि टीडीएस क्यों नहीं काटे, एक तरह का तुम्हारे लिए पनिशमेंट, ताकि आगे से ऐसी गलती ना हो। तो यानी कितना दिखाने देंगे, सिर्फ 1,40,000। आपने खर्चा कितना किया, 2 लाख, बट खर्चा दिखाने को कितना मिल रहा है, 1,40,000। कितना डिसअलाउड हो गया, 30%। ये भी तो नुकसान ही है ना, खर्चा हुआ है लेकिन फिर भी खर्चा दिखाने नहीं दिया जा रहा है, डिसअलाउ। क्या है, डिसअलाउ। इसलिए पेमेंट करो, टीडीएस काटना मत भूलो। तो ये बिकॉज पेयर की जिम्मेदारी होती है। नाउ इनकम टैक्स, अगर हमने इनकम टैक्स दिया, कंपनी ने इनकम टैक्स दिया, तो पहले उसको लेस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए तो प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो पहले से ही इनकम टैक्स हम पीएल में से माइनस नहीं करेंगे। अगर इनकम टैक्स दियो तो अभी माइनस नहीं करना है, वो डिसअलाउड है। ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स निकालने के लिए तो प्रॉफिट निकाल रहे हो, पहले इनकम टैक्स माइनस कर दोगे नहीं ना, तो ये भी डिसअलाउड। अगर कभी पीएल में इनकम टैक्स दिखे, पूरी तरह से डिसअलाउड है, वो वापस प्रॉफिट में जोड़ देना। नाउ नेक्स्ट, टैक्स पेड टू द बाय द एम्प्लॉयर नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स, है ना। अगर कोई भी टैक्स पेड किया है किसने, एम्प्लॉयर ने, किसके ऊपर, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स के ऊपर। जैसे कंपनी ने क्या दिया है, कंपनी ने एम्प्लॉयज को मोबाइल दिया हुआ है ना, कंपनी ने क्या दिया, मोबाइल दिया, उसका बिल कौन भर रहा है, उसका बिल भी कंपनी भर रही है, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट ना। बिल कौन भर रहा है, कंपनी। अब बिल जब भर रहा है तो एक तो खर्चा तो दे, प्लस उसका टैक्स भी जमा कर रहा है, उसका जीएसटी भी तो जमा कर रहा है। तो गवर्नमेंट कहती है सुनो, जो अमाउंट है वो खर्चे का हम डिडक्शन दे देंगे, लेकिन उसके ऊपर जो टैक्स जो दे रहे हो उसका डिडक्शन हम तुम्हें नहीं देंगे। गेटिंग माई पॉइंट? उसका डिडक्शन, क्योंकि आपके बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो परक्यूजिट तुम दे रहे हो। किसको दे रहे हो, परक्यूजिट, अपने एम्प्लॉयज को। तो अगर कोई एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, कोई टैक्स पे कर रहा है, किसके ऊपर, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स के ऊपर। किसके ऊपर, परक्यूजिट्स पढ़े हो ना, एक आपको परक्यूजिट मिलती है नॉन मॉनेटरी, दैट मीन्स सर्वेंट की सुविधा दे दिया भाई, उसका पेमेंट कौन कर रहा है, कंपनी दे रही है ना। आपको घर दे दिया, घर का किराया कौन पे कर रहा है, कंपनी। ठीक है ना। अब अगर उसका टैक्स भी कंपनी ने पे किया तो वो टैक्स का डिडक्शन कंपनी नहीं क्लेम कर सकती। मान लो 1 लाख रुपए खर्चा हुआ है, उसके ऊपर टैक्स भी दिया 18, मान लो 12%, 1,12,000, तो कंपनी सिर्फ खर्चे में कितना दिखाएगी, 1,12,000 नहीं। ठीक। नाउ नेक्स्ट, कैश पेमेंट, सॉरी, पेमेंट टू रिलेटिव, ये बड़ा अच्छा सेक्शन है, इसका सेक्शन भी दिखा दे रहा हूं, 40A की सबसेक्शन 2 है सेक्शन, है ना। नोट्स तो बना नहीं रहे हो, बनाते तो मेंशन कर लेते हैं।
तो यहाँ ध्यान रखें 40A के सबसेक्शन 2, 40A के सबसेक्शन 2 क्या कहता है, पेमेंट टू रिलेटिव, कि अगर हम रिलेटिव्स को कोई पेमेंट कर रहे हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं, रिलेटिव को, और जानबूझ के खर्चे बढ़ा के दिखा रहे हैं, तो जितना बढ़ा के दिखाओगे सब डिसअलाउड है। ठीक, तो इसमें होता क्या है, अब भैया इनकम टैक्स वाले भाई आपको तो प्रूफ चाहिए ना सर, बिल में तो लिखा है, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर के पास ये पावर है, आप ऑफिसर हो ना सर, आपके पास पावर है, आपको दिख रहा है कि ये कुछ खर्चा बढ़ा के दिखाया गया है, तो आप उसको डिसअलाउ कर सकते हो, यू कैन डिसअलाउ इट, आपके पास पावर है। ये पावर कौन देता है, 40A की सबसेक्शन 2 देता है आपको। जैसे किसी चीज का तुम देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है, कोई सामान है, सपोज कोई लैंप है जिसका खर्चे, जिसका नॉर्मली प्राइस होना चाहिए कितना, मान लो 4 से 5 हज़ार रुपए, बट फिर भी उसको 10 हज़ार दिखाया गया और तुमको दिख रहा है 10 हज़ार का बिल भी तुमने बनवा लिया है, बनवा लियो तुम, क्यों, क्योंकि पेमेंट किसको की हो, अपने रिलेटिव को, उससे बोले बिल बढ़ा देना, और उसने बिल बढ़ा दिया, और तुमको लग रहा है 5 हज़ार से ज्यादा का खर्चा नहीं है, फिर भी तुमने 10 हज़ार दिखा, बट 5 हज़ार डिसअलाउड कर दोगे तुम, तुम्हारे पास पावर है, किस सेक्शन के तहत, 40A की सबसेक्शन 2, ठीक है ना। सपोज कंपनी में ना एम्प्लॉयर का ही लड़का काम कर रहा है ना, एज एन अकाउंटेंट, और पहले जो अकाउंटेंट था उसकी सैलरी 20 हज़ार होती थी, जब लड़का अकाउंटेंट बना तो उसकी सैलरी कर दिया 50 हज़ार रुपया, नहीं समझे, उसको दिखा रहे कितना सैलरी दे रहे हैं, 50,000, जबकि उसकी नॉर्मल सैलरी कितनी थी उस पोजीशन में, 20,000, तो 30,000 बढ़ा के दिखाया जा रहा है ना, डिसअलाउड, किसके तहत, 48 सबसेक्शन 2, क्यों, क्योंकि पेमेंट किसको किया जा रहा है, रिलेटिव को। रिलेटिव मतलब समझ रहे हैं ना सर, जीएसटी में भी पढ़ाया था रिलेटिव का मतलब, यहाँ भी पढ़ा दे रहा हूँ। रिलेटिव का मतलब देखो, जो मामा चाचा काका है वो तो रिलेटिव होते ही हैं, बिल्कुल। शॉप किसकी है, पिता की ही शॉप है, बेटे की शॉप, पिता की शॉप, आपस में क्या हो गया, रिलेटेड, बिकॉज दोनों में रिलेशन है। दूसरा, और कौन रिलेटेड होते हैं, कंपनियां, मेरी कंपनी ने तुम्हारी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए 10, भैया 10% तुम्हारी कंपनी के मेरे पास शेयर है, मेरी कंपनी के, तो हम दोनों कंपनी भी क्या हो गए, रिलेटेड हो गए। बात समझे कि नहीं समझे, तो रिलेटेड का मतलब क्या होता है, तो कंपनी का, मेरी कंपनी के तुम्हारी कंपनी में शेयर्स अगर है, मैंने खरीद रखे तुम्हारी कंपनी के शेयर, अब तुम्हारी कंपनी मेरी कंपनी क्या हो गई, रिलेटेड हो गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो दिस वन इज, तो रिलेटेड का मतलब यही है सर, जैसे टाटा मोटर टाटा स्टील आपस में ट्रांजेक्शन करते होंगे, बिल्कुल, टाटा मोटर्स को कार बनाना तो स्टील किस चाहिए ना, तो स्टील किससे लेता होगा, टाटा स्टील से ले लेता है, तो वहां पे प्राइस बढ़वा सकते हैं ना वो सब, तो वहीं की बात हो रही है कि भैया जितना भी पेमेंट रिलेटिव अगर एक्सेस दिखाया जाएगा, तो जितना एक्सेस होगा हम उसको डिसअलाउ कर देंगे, किस सेक्शन के तहत, 40A की सबसेक्शन 2। नाउ नेक्स्ट 40A की सबसेक्शन 3 क्या कहता है, कि सर अगर कभी भी कोई कैश पेमेंट करेगा कितने से अधिक, 10 हज़ार से अधिक, डिसअलाउड। ये तो आपको शुरू से पढ़ाते आए अकाउंटिंग में जब पढ़ते थे, तो 10 हज़ार से ज्यादा कैश नहीं अलाउड है, डू नॉट पे मोर देन 10,000 इन एग्रीगेट टू अ पर्सन इन अ डे, एक दिन में। क्लियर सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नाउ एनी एक्सपेंडिचर in respect of which payment has been made in excess of 10,000, 35,000 in the case of the payment implying hiring leasing of goods carriage। ये जो लिमिट है ना 10,000, कुछ जगहों पे 35,000 है, किस जगह पे 35,000 लिमिट है, अगर वो प्लाइंग हायरिंग लीजिंग का काम कर रहे हैं, यानी ट्रांसपोर्टर, घूम फिर के जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना, ट्रांसपोर्टर को हम पेमेंट कर सकते हैं 35,000 रुपए तक कैश। पेमेंट किसको कर रहे हैं, अगर इन लोग को कर रहे हो तो 35,000 तक कैश पेमेंट कर सकते हैं। 35,000 से ज्यादा का पेमेंट अगर भाड़े का कर रहे हैं तो सर अगेन आप किससे करो, चेक से करो, ठीक, इन अ डे। अब यहां पे देखो दे रखा है पेमेंट किससे करना है, अकाउंट पे ही चेक से। सर अगर हम ओपन चेक से दे दिए तो सर वो कैश माना जाता है, ओपन चेक से पेमेंट नहीं, ओपन चेक भी कैश की तरह ट्रीट किया जाएगा। अकाउंट पे ही चेक से कर दो, ड्राफ्ट से कर दो, सच पेमेंट विल बी क्या है, 100% ऑफ सच पेमेंट विल बी डिसअलाउड। अगर किसमें नहीं किया, अगर पेमेंट अगर चेक वेक से नहीं किया, क्रॉस चेक से नहीं किया, क्रॉस डीडी से नहीं किया, आपने कैश पेमेंट कर दिया 35,000 से ज्यादा का पेमेंट, फ्लाइंग लिंक हायरिंग ऑफ गुड्स कैरेज के केस में, और किस केस में, और नॉर्मल केस में अगर 10,000 ज्यादा कैश पेमेंट कर दिया तो पूरी तरह से डिसअलाउड है, ठीक है। तो ये सिंपल सा केस है, ऑलरेडी सबको पता है। हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट है, इसको हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं, एक्सेप्शन लिखा गया है रूल 6DD में, तो इन्होंने रूल 6DD बनाया, इन्होंने बताया कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कैश होगा तो भी अलाउड होगा।
इसीलिए से कोई एक्सेप्शन कह रहे हैं। क्यों? पहले कहते हैं 10,000 ज्यादा कैश मत दो, फिर कहता है अच्छा ठीक है, देयर आर सम केसेस जहां पे आप 10,000 ज्यादा का कैश पेमेंट कर सकते हैं। तो वो कौन से केसेस है? चलिए, तो देयर आर सम छोटे छोटे केसेस है। पहला तो बहुत क्लियर ही है, अगर आप पेमेंट किसको कर रहे हो? गवर्नमेंट को, तो यू कैन मेक द पेमेंट कितना भी कैश कर लो। गवर्नमेंट को पेमेंट आप कितना भी कैश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब अलाउड है ना। नेक्स्ट क्या है? पेमेंट टू द बैंकिंग। बैंक में तो लोग जमा करते ही, पैसा जमा करते ही है, लोग ले ही जाते हैं लाखों रुपए पैसा जमा करने, तो वहां पे भी अलाउड है सर। और सर जी, पेमेंट मेड बुक एडजस्टमेंट्स, अगर बुक एडजस्टमेंट कर रहे हो, 30,000 का लैपटॉप दिया, 30,000 का फोन ले लिया, आपस में एक्सचेंज कर दिया दोनों लोगों ने, होता है कि नहीं होता है? तो बुक एडजस्टमेंट है ना सर, वहां कैश आ कहां जा रही है, लेकिन हाँ कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है, तुरंत लैपटॉप तुरंत मोबाइल। 30,000 का मेरे मोबाइल की शॉप है, तुम्हारी लैपटॉप की शॉप है, बुक एडजस्टमेंट हो रहा है ना, लेकिन कैश आएगा क्या? नहीं, नहीं ना आया। देखो बुक एडजस्टमेंट आप कर सकते हो सर 10,000 से ज्यादा का। नेक्स्ट क्या है? परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीद रहे हो, जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हो? एग्रीकल्चरल या फिर फॉरेस्ट प्रोडक्ट खरीद रहे हो। और क्या खरीद रहे हो? एनिमल हस्बेंड्री प्रोडक्ट खरीद रहे हो, डेयरी पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो। तो 10,000 से ज्यादा का भी परचेज करोगे सर, अलाउड है कैश, वहां 10,000 ज्यादा का पेमेंट कैश कर सकते हैं। अब किसान आएगा, किसान चेक लेके आएगा क्या? नहीं ना। अब ये सब चीजें खरीदना होगा उसको, डेयरी फार्म वाले भाई वो खरीदते हैं भाई, उनको भी पेमेंट करना पड़ता है 10,000 ज्यादा, तो कैश देंगे, अलाउड है सर। वेयर द पेमेंट इन अ विलेज, या पेमेंट आप किसी ऐसे विलेज या टाउन में कर रहे हो जहां बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हो? पेमेंट कैश कर सकते हो 10,000 ज्यादा, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहां पे क्या नहीं अलाउ, वहां पे बैंकिंग सुविधा है ही नहीं सर, तो सामने वाला कैश मांगता है तो देना पड़ता है, ठीक है सर कर दो। या फिर ऐसे दिन आपने पेमेंट किया जिस दिन बैंक क्लोज था, मेन अपॉर्चुनिटी यही है, जिस दिन बैंक क्या है? हॉलीडे, उस दिन पेमेंट 10,000 ज्यादा भी कैश दिखा सकते हो। नहीं समझे? तो कई बार हुआ है 10,000 ज्यादा पेमेंट है, ऐसा करो ना 26 जनवरी का दिखा दो, 26 जनवरी को बैंक बंद होता है, 15 अगस्त को बैंक बंद होता है, पब्लिक हॉलीडे होता है ना, लेकिन भाई पब्लिक हॉलीडे लेकिन बिजनेस तो खुला है सर, दुकान तो खुली है, वी नीड टू मेक द पेमेंट, हमें पेमेंट करने पड़ते हैं सर, कर दो कोई नहीं, उस दिन 10,000 ज्यादा का पेमेंट कैश कर दोगे, अलाउड है। ठीक, नाउ नेक्स्ट है क्या? अब हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि करोड़ों का पेमेंट कर देना, इसका मतलब ये भी नहीं करोड़ों का पेमेंट कर देना सर, एक दिन वेट नहीं कर सकते थे अगले दिन का, कौन सा पेमेंट, फिर और जांच बैठ जाएगी। समझे कि नहीं समझे? थोड़ा मोड़ा हो ठीक है, 12-15 हजार, 20,000, 25,000 चलेगा, ठीक है, इतना चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है? पेमेंट मेड बाय एनी पर्सन और हिज एजेंट हु इज रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट कैश फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन। और भी कई केसेस है इसी तरीके से, तो आप ये पूरा केसेस आप स्टडी कर सकते हो, है ना, तो स्टडी कर ले। तो देयर आर सम केसेस, समझ में आया ना, कि जब 10,000 से ज्यादा का भी पेमेंट अगर आप कैश करोगे तो क्या हो जाएगा? अलाउड है सर, दिखा सकते हो खर्चे में, कोई टेंशन नहीं है। तो ये किसके तहत है? रूल 6DD। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, अच्छा रिमेंबर का बात करें, कुछ बात ध्यान रखने की बात है। इफ एग्रीगेट पेमेंट इन अ डे टू द सेम पर्सन, एक दिन में सेम पर्सन को इन रिस्पेक्टिव ऑफ एन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स 10,000, इट विल बी डिसअलाउड। एक व्यक्ति को एक दिन में 10,000 से ज्यादा का पेमेंट मत करना। अगर सपोज 25,000 का बिल बन गया, कितने का बिल बन गया? आई कैन मेक द पेमेंट इन 3 days, 3 days में कर लो, थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर दो, कैश अगर करना है तो। लेकिन किसी भी पार्टी को एक दिन में 10,000 से ज्यादा का पेमेंट मत करना। अब तुम कर रहे हो, तुम दिमाग लगवा रहे हो, ऐसा करो 25,000 का बिल है, ऐसा करो ना 3 बिल बना दो। कितना बनवा रहे हो? 3 ठो बिल बना दो, उसी दिन पेमेंट कर दो। अरे भैया पागल हो तुम, तब भी तो उसी पर्टिकुलर पार्टी को पेमेंट कर रहे हो, तो भी डिसअलाउड हो जाएगा। आप बिल एक ही बनवाओ लेकिन पेमेंट कितने दिन में दिखा दो? 3 दिन में, अलाउड। ठीक, ये चीज तो वही है ना, अगर आप इनकम टैक्स के रूल्स को पढ़ोगे तब तो आप उसके रूल्स का फायदा उठा पाओगे। नहीं समझे? तुम्हें रूल ही नहीं पता है तो तुम फायदा क्या उठा पाओगे? तुम किस तरीके से, फायदा इन द सेंस क्या है, किस तरीके से तुम उस चीज से बच सकते हो, तो बचने का लीगल तरीका अपनाओ ना। इनलीगल तरीका, 4 ठो बिल बनवा रहे हो और सोच रहे हो कि उससे 10,000 से कम हो जाएगा, अब पेमेंट नहीं करा तो फंस जाओगे फिर, ठीक है ना, वो तो गलत हो जाएगा नियम के, तो कॉन्ट्राडिक्ट। नेक्स्ट,
अगला पॉइंट क्या है? हाँ, ये एग्जांपल है सर। परचेज ऑफ गुड्स इन कैश फ्रॉम ब्रदर फॉर 21,000 हुज फेयर मार्केट वैल्यू इज 19,000। किससे खरीद रहे? परचेज कर रहे गुड्स, किससे खरीद रहे? कितने का पेमेंट? 21,000 का भी, जिस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू कितनी है? FMV फेयर मार्केट वैल्यू 19,000। अब दिखा कितना? 20,000 रुपए। तो कितना डिसअलाउड होगा? 2,000 डिसअलाउड हो जाएगा ड्यू टू 40A की सबसेक्शन 2। 40A की सबसेक्शन 2 पेमेंट टू रिलेटिव है, बट हाँ यहाँ पे एक और सेक्शन लगेगा, 40A की सबसेक्शन 3 भी लग जाएगा, क्योंकि तुमने कैश पेमेंट कर दिया। पेमेंट कैसे कर दिया है? कैश पेमेंट कर दिया है। आपको पता है कैश पेमेंट 10,000 ज्यादा का पेमेंट कैश अलाउड ही नहीं होता है, और आपने कर दिया 21,000 का दिखा रहे हो, तो दोनों तरफ से फंस गए। एक 40A की सबसेक्शन 2 के तहत और एक 40 सबसेक्शन, पूरा डिसअलाउड हो गया सर। आप ये 21,000 रुपए का खर्चा दिखा ही नहीं सकते। बात समझे? The entire amount 21,000 paid in cash is disallowed in case of 48 subsection 3 and 48 subsection 2। दोनों लग गया इसके ऊपर, इन दोनों सेक्शन के तहत। राज अ रियल एस्टेट डीलर परचेज अ बिल्डिंग। कितने का बिल्डिंग खरीद रहे हो? बहुत शानदार काम की हो, सारा का सारा पेमेंट कैसे कर दियो? कैश। बहुत बढ़िया। तो एंटायर अमाउंट इज डिसअलाउड 10 लाख रुपए, एंटायर 10 लाख इज डिसअलाउड। क्लियर है सबको? क्लियर है ना? नाउ नेक्स्ट, करंट पे सैलरी है ना टू एन एम्प्लॉय। करंट अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, कितना? कैश दे दिया। सर 10,000 ज्यादा पेमेंट कर ही नहीं सकते आप, कितनी बार समझाए? तो आप अपने एम्प्लॉय को दो चाहे किसी को भी दो, 10,000 ज्यादा का पेमेंट कर ही नहीं सकते कैश। और आपने 24,000 कैश दे दिया सैलरी, तो वो जो सैलरी आपने दिया ना 24,000 रुपए खर्चे में दिखाने नहीं देंगे, पूरी तरह से वो क्या हो गया? डिसअलाउड। नाउ बर्ने परचेज गुड्स, कितने का खरीद रहा है? 40,000 का। किससे खरीद रहा है? टेड से। टेड कौन है? एक विलेजर है ना, एक विलेजर है, गांव का रहने वाला है। मेक्स द पेमेंट इन टेड इन विलेज वेयर नो बैंकिंग फैसिलिटी इज अवेलेबल। अलाउड हो गया ना सर? क्यों अलाउड हो गया? बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, और ये रूल 6DD में आ जाएगा। रूल 6DD के तहत ये अलाउड हो गया, क्योंकि उस जगह पे बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। रचेल परचेज गुड 65,000 का। कितने का खरीद रहा है? मेक्स द पेमेंट एज अंडर। उसने क्या किया? 30,000 का क्या किया? अकाउंट पे ही चेक दिया 15 तारीख को। सही है। फिर 7,500 का पेमेंट कैश कर दिया 15 फरवरी को, उसी दिन एक चेक काट के दे दिया और कैश दे दिया 7,500। और फिर 16 तारीख को 7,500 दे दिया कैश। कैश फिर दे रहा है। अलाउड है कि नहीं है? अलाउड है। किसी भी पर्टिकुलर डे में उसने पर्टिकुलर पार्टी को 10,000 से ज्यादा का कैश दिया क्या? नहीं दिया। सो ये पूरी तरह से अलाउड है सर, आप खर्चे में दिखा सकते हो। सही है। टोटल एक्सपेंडिचर इज अलाउड। क्लियर? एग्रीगेट पेमेंट इन अ डे कैश डज नॉट एक्सीड 10,000। ठीक है। मोनिका परचेज गुड्स वर्थ ₹12,000। कितने का खरीद रही? 12,000 है ना, 28 को। और 28 को 5,000 का फिर एक सामान खरीद रहे। सेम देखो कितने का टोटल सामान हो गया, है ना। अब क्या करे? जैक मेक्स द पेमेंट 17,000 इन कैश। दो बिल बनवा रहे, लेकिन पेमेंट इकट्ठा कर रहे 17,000। दो बिल बनवा रहे ना, या वही काम किया, दो बिल बनवाए हैं। एक कितने का? 12,000। एक कितने का? 5,000। और पूरा 17,000 एक दिन में पेमेंट 17,000 कर दिया ना, 10,000 ज्यादा, पूरी तरह से क्या हो गया? डिसअलाउ। आई थिंक ये बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को। और किस तरीके से डिसअलाउड को अलाउड कर सकते हो वो भी आपको समझ में आ गया। तो आपको क्वेश्चन में ये सब ढूंढना है। क्वेश्चन में इस तरह का अगर पॉइंट होगा तो अब ये है आपके लिए असाइनमेंट का क्वेश्चन, ये आप लोग को सॉल्व करना है। यहां दिया कैलकुलेट द डिडक्टेबल अमाउंट वाइल कंप्यूटिंग। एक मिनट, हाँ ये भी डिस्कस करना पड़ेगा, तब आप ये सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट टॉपिक आज का है ना, 43B। व्हाट इज 43B? ये सेक्शन क्या कहता है? कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, ऐसे समझ लो, कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसको गवर्नमेंट ने कहा पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन देंगे। याद है अपने पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में कौन सा खर्चा पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन मिलता था? कौन सा? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बोला राजन, है ना। म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन में, पेमेंट हुआ है तो डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलना।
तो वैसे बिजनेस में भी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसको पेमेंट करोगे तभी डिडक्शन देंगे, पेमेंट नहीं किए डिडक्शन नहीं देंगे। सपोज मार्च क्लोज हो गया, क्या हो गया, मार्च क्लोज। सर फाइनेंशियल ईयर तो क्लोज हो गया, मार्च क्लोज हो गया, और हमने उस फाइनेंशियल ईयर का कोई पेमेंट कैश नहीं किया है, तो सर अलाउड है, नहीं अलाउड है। सर कोई और अपॉर्चुनिटी कि अभी भी समय हो, हाँ तो ऐसा करना, रिटर्न फाइल करने, आईटीआर फाइल करोगे ना, आईटीआर फाइल करने से पहले उसका पेमेंट कर देना, यानी तुम्हारे पास समय अभी है। चलो मार्च तक नहीं पेमेंट किया कोई टेंशन नहीं, आप आईटीआर का फाइल करते हो असेसमेंट ईयर में, जुलाई तक, मान लो जुलाई में रिटर्न फाइल करने का सोचो, तो जुलाई के पहले उसका क्या कर देना, उस खर्चे का पेमेंट कर देना, आपको अलाउड है। ठीक, तो कौन से खर्चे दो, पेमेंट शुड बी मेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। आईटीआर, आईटीआर फाइल करने से पहले आपको, सवाल उठता है सर आईटीआर फाइल करने का लास्ट डेट क्या होता है, डिस्कस किया हम लोगों ने, ये नहीं डिस्कस किया, चलिए। तो दो लोग होते हैं, एक जिनका अकाउंट्स ऑडिट होता है और एक जिनका अकाउंट्स नॉन ऑडिट, जिनको ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ती। ऑडिट क्या होता है, ऑडिट मतलब कि अगर आपने बताया कि आपने इतना इनकम कमाया, हम आपकी बात मान लेंगे, आपको ऑडिट की जरूरत नहीं है। फिर आपने कहा सर हमने इतना ऑडिट इनकम कमाया, हमने बोला तुम्हारे पर भरोसा नहीं है मुझे, जाओ तुम किसी सीए से पहले अपना अकाउंट्स चेक कराओ, उस पर वो साइन करेगा, मोहर मारेगा, वो ऑडिट करने के बाद ही, ऑडिट रिपोर्ट लगाएगा, ऑडिट रिपोर्ट के बाद ही हम तुम्हारे इनकम को एक्सेप्ट करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो तुम अब जाओगे सीए के पास, उसको दिखाओगे अपना प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, वो तुम्हारे प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट को चेक करेगा, ऑडिट करेगा, मतलब जांच, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो जज करेगा, अपना रिपोर्ट दे देगा। नहीं समझे, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर तुम्हारी जांच करता है, रिपोर्ट लगाता है, तुमको कैंसर है, तुमको टीबी है, तुमको ये है, तो कहते नहीं नहीं जबरदस्ती लिख दो हमको टीबी है, तो एक कहने से थोड़ी ना, वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेगा ना। अभी तुमको है नहीं और लिख के दे दे तो भैया उसी की लाइसेंस के उसके ऊपर चला जाएगा ना, लाइसेंस छीन लिया जाएगा, कल को कहेगा ये तो फर्जी रिपोर्ट बना रहा है, डॉक्टर की ना जो डॉक्टरी है वो भी चली जाएगी। तो वैसे ही अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, आपका पीएल बैलेंस शीट वो इंडिपेंडेंटली जांच करते सब सही है कि नहीं, सारे हेड जो एक एक जो पॉइंट दिखाया हो, चाहे वो एसेट दिखाओ, मशीन दिखाओ, खर्चे दिखाओ, परचेज, सेल, सैलरी ऑलरेडी सब, वो सब जांच करेगा, सब सही है कि नहीं सही है, और इसके बाद वो अपना साइन कर देगा, मोहर लगा देगा, हाँ इनका बुक्स ऑफ अकाउंट 80% एक्यूरेट है, 90% एक्यूरेट है ना, तो उसी को ऑडिट कहते हैं। तो वो ऑडिट करने के बाद जब ऑडिट रिपोर्ट लगती है उसके बाद ही गवर्नमेंट आपका इनकम टैक्स रिटर्न एक्सेप्ट करता है, आप जो फाइल कर रहे हो, बिना आईटीआर के, बिना सॉरी ऑडिट रिपोर्ट के वो आईटीआर एक्सेप्ट नहीं होने वाला, बात समझे। तो एक होता है ऑडिटेड अकाउंट्स, और कब ऑडिट होता है कब नहीं ऑडिट होता, विल डिस्कस टुमारो, कल का बहुत अच्छा सेक्शन है 44AD, 44AB, 44ADA, कल पढ़ेंगे, बहुत शानदार सेक्शन है। ये वही सेक्शन है जिनका हम लोग आईटीआर 4 फाइल कर रहे थे, आईटीआर 4 फाइल कर रहे थे ना, तो आईटीआर 4 जो मैं आपको दिखाया था थोड़ा प्रैक्टिकल, वो उन्हीं लोग के लिए सेक्शन है, और बहुत शानदार सेक्शन है, पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा कल, है ना। तो लेकिन कल, आज नहीं। तो अगर आपका अकाउंट्स ऑडिट हो रहा है सर, तो ऑडिट वालों के लिए रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट होता है 31 अक्टूबर। क्या होता है, असेसमेंट ईयर के 31 अक्टूबर तक आपको रिटर्न फाइल करना होता है, ठीक है। और जिनका अकाउंट्स नहीं ऑडिट हो रहा है उनके लिए लास्ट डेट क्या होता है, असेसमेंट ईयर का 31 जुलाई। क्या होता है, जुलाई, 31 जुलाई। यानी मान लो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ 24-25 क्लोज हुआ 31 मार्च 2025 को, ठीक है ना। इसके बाद स्टार्ट होगा असेसमेंट ईयर, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का समय किसके लिए होता है, नॉन अकाउंट्स ऑडिटेड वालों के लिए, कि अपना आप रिटर्न फाइल कर लो। 4 महीना बहुत है, क्यों। और जिनका अकाउंट्स ऑडिट होता है उनके लिए कितना समय, अक्टूबर, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितना समय, 7 मंथ्स। 7 मंथ तक ऑडिट तो हो जाएगा ना आपका, सीए से ऑडिट हो जाएगा इस समय देख लो ना, अक्टूबर लास्ट है, इसीलिए हर एक सीए फर्म में कुछ लोग तो काम भी कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो ऑडिट का प्रेशर है, क्योंकि 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। हालांकि इस साल क्या है, जिस समय हम लोग चल रहे हैं इस समय पता है, जो 31 जुलाई है ना नॉन अकाउंट्स ऑडिटेड वालों का, उसको भी बढ़ा के समय कर दिया गया 15 सितंबर। जो नॉन अकाउंट्स ऑडिट नहीं हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करके अचानक उन्होंने कहा थोड़ा डेट हम बढ़ा दे रहे हैं, बिकॉज
हमने आईटीआर में कुछ चेंजेस किए हैं, उन्होंने काफ़ी चेंजेस कर दिया, एक एक पॉलिसी का डिटेल भरो, भर रहा था ना मैं, तो अब एक एक LIC भी कराया तो उसका भी डिटेल भरो हर चीज़ का, तो इसलिए डिटेल के लिए उन्होंने समय दिया, चलो ठीक है 15 सितंबर तक आप रिटर्न फाइल, यानी कि इन डेट्स को गवर्नमेंट अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकती है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, लेकिन हाँ बाई डिफॉल्ट डेट यही है, डिफॉल्ट डेट आप यही बताओगे। तो यानी कि अगर आप जो भी खर्चे का पेमेंट है इस डेट से पहले कर लेना तो भी वो खर्चा हम अलाउ कर देंगे, वो खर्चा आप दिखा सकते हो। तो सर कौन से ऐसे खर्चे जो पेमेंट बेसिस पे हम दिखा सकते हैं? पहला खर्चा आपको सबको समझ में आ रहा होगा क्यों ऐसा है, जो भी टैक्स है, ड्यूटीज है, सेस है, फीस है, GST जो भी है, और गवर्नमेंट के कोई फीस उस है, आप उसका पेमेंट कर दो तब डिडक्शन देंगे। गवर्नमेंट का पेमेंट ड्यू लगा रखे हो तो क्या डिडक्शन देंगे? नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट समझ गए ना ये क्यों किया, अपने फायदे के लिए। किसके लिए? अपने फायदे के लिए, ताकि जो भी पेमेंट है हमें क्लियर हो जाए, तभी हम उस खर्चे का डिडक्शन देंगे। दूसरा, एम्प्लॉयर्स एनी सम पेबल एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड है ना, या वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर फंड है, तो जैसे पता है एम्प्लॉय की सैलरी से काटना है, वो तो जमा कर दिया, अपनी जेब से भी देना है ना, तो अपनी जेब से देते हैं तो वो खर्चे में दिखाते हैं ना कंपनी कि मेरा ये भी खर्चा है, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को दिया ही नहीं है, PF डिपार्टमेंट ने जमा ही नहीं किया, पेंडिंग लगा रखा है। अगर ड्यू लगा रखे हो तो उसका डिडक्शन मिलेगा नहीं। हम उसको खर्चे में तभी दिखा सकते हैं जब आप क्या करो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का गवर्नमेंट को पेमेंट मिल गया हो, क्योंकि PF डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट है। तुमने बोनस अनाउंस किया एम्प्लॉयज को, किस साल इतना बोनस देंगे, कमीशन इतना देंगे, दिया ही नहीं अभी तक, साल खत्म हो गया। बोनस अनाउंस कर दिया कि 10 लाख बोनस में हम बांटेंगे, है ना, चिल्ला दिए कि 10 लाख बोनस में बांटेंगे, और उसको खर्चे में भी दिखा दिए, लेकिन अभी तक एम्प्लॉयज को पेमेंट हुआ नहीं है, तो क्या डिडक्शन दिखा सकते हो खर्चे में? डिसअलाउड हो जाएगा सर। तो सर गलती हो गई, करना है पेमेंट, तो ऐसा करो रिटर्न फाइल करने से पहले पेमेंट कर दो, तब खर्चे में दिखा सकते हो। बोनस और कमीशन बहुत फर्क है सर। कमीशन होता है सेल्स पे, आप सेल, तुम मेरे एम्प्लॉय हो, हमने कहा तुमको सेल करा दोगे तुमको इतना % कमीशन दे देंगे। और बोनस क्या होता है, जब कंपनी को कभी प्रॉफिट अच्छी होती है तो उस प्रॉफिट में कुछ हिस्सा क्या करते हैं, एम्प्लॉयज में बांटती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोनस। ठीक है, तो जब प्रॉफिट में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, सपोज करो 100 करोड़, उसने कहा चलो 1 करोड़ हम अपने एम्प्लॉयज में बांट देंगे, तो 1 करोड़ या 10 करोड़ जो भी बांटेगी वो क्या कहलाएगा, बोनस। ठीक है, ये होता है जो सबको मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, सारे एम्प्लॉयज को। नाउ नेक्स्ट है एनी सम पेबल बाय इंटरेस्ट ऑफ लोन और बोरिंग फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तुमने इन सबसे लोन लिया था, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उनका जो ब्याज है ना, जो उनसे अगर लोन लिया था बिजनेस के लिए, तो उनका ब्याज दे देना, उनका ब्याज पेड हो जाना चाहिए, तभी हम डिडक्शन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आप इंटरेस्ट बस दिखा दिए, लेकिन पैसा अभी तक इन लोगों को, इन इंस्टीट्यूशंस को अभी तक दिए नहीं हो, तो नहीं दिए तो हम डिडक्शन नहीं देंगे। बात समझे? नेक्स्ट क्या है, एनी सम पेबल इंटरेस्ट टर्म लोन, तुमने बैंक से, किसी भी शेड्यूल्ड बैंक से, सारे बैंक शेड्यूल्ड बैंक है, सारे प्राइवेट और पब्लिक गवर्नमेंट बैंक सारे शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं, तो ये सारे बस कोऑपरेटिव छोड़ देना। कौन से? कोऑपरेटिव छोड़ देना। जितने भी शेड्यूल्ड बैंक होते हैं उनसे अगर तुमने बिजनेस के लिए लोन लिया था, टर्म लोन, कौन सा लोन? टर्म लोन, लंबे समय के लिए लोन जो लेते, मशीन वशीन खरीदने के लिए, अब उसका तुमने ब्याज नहीं दिया इस साल और उसका रिडक्शन दिखा रहे हो, तो अलाउड होगा? नहीं, डिसअलाउड। पेमेंट कर दो, रिडक्शन मिल जाएगा। एनी सम पेबल बाय एम्प्लॉयर इन ल्यू ऑफ लीव क्रेडिट, याद है ना, जो छुट्टी आपने, आपको दिया मैंने, आपने छुट्टियां वो एंजॉय नहीं किया, तो उसका पैसा कंपनी देती है कि नहीं देती है? उसको बोलते हैं पेड लीव्स। क्या बोलते हैं? कंपनी ने आपको साल में 15 छुट्टी दी, आपने कितना छुट्टी लिया? सिर्फ 5, 10 छुट्टियां बच गई ना आपकी, तो इन 10 छुट्टियों का पेमेंट आपको कर देती है कंपनी, और जो ये 10 दिन का जो पेमेंट किया कंपनी अपने खर्चे में दिखाती है। अब सपोज वो लीव क्रेडिट का पेमेंट अभी आपको किया नहीं और खर्चे में दिखा दिया है, एम्प्लॉयज को पैसा दिया नहीं लीव क्रेडिट के, देंगे देंगे देंगे, रिटर्न फाइल का समय आ गया, रिटर्न फाइल करने जा रहा है, तो अभी तक वो पेमेंट डिसबर्स हुआ ही नहीं है, डिसबर्स मतलब पेमेंट हुआ ही नहीं है, तो क्या रिडक्शन में दिखा सकते, खर्चे में दिखा सकते? नहीं दिखा सकते। समझे? डिसबर्स मतलब वही पैसा जाना, बताएंगे उसके। कोऑपरेटिव बैंक शेड्यूल बैंक नहीं होते। शेड्यूल बैंक का मतलब होता है जो RBI के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लीट करके अपना बैंक बनाता है,
उसके आगे आप नियम पढ़ोगे, उसको शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं? ये नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट। और ये इनका एक एरिया एक सेट होता है कि इतनी इसी स्टेट में, जैसे देवरिया कसिया जिला सहकारी बैंक, तो उनका दायरा बस उतना ही लिमिट तक होता है। ठीक है, अंडर में आते हैं आरबीआई के, लेकिन आरबीआई जो नॉर्मल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स के लिए जो बना रखा है, कॉमर्शियल बैंक मतलब जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो सारे के सारे शेड्यूल्ड बैंक, सारे के सारे क्या है? शेड्यूल। उनका लिमिट क्या होता है? पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाके वो बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है ना, उन्हें शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा था जी, सॉरी, इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव, सॉरी, शेड्यूल्ड बैंक के अलावा कोऑपरेटिव भी लिखा है, सॉरी। तो कोऑपरेटिव बैंक से भी अगर लोन लियो, उसका भी ब्याज अगर नहीं दियो तो उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, आप उसका ही पेमेंट करो। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्या है? हाँ, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे भाई जाहिर सी बात है, बिजनेस सबसे ज्यादा सामान किससे ट्रांसपोर्ट कराता है? इंडियन रेलवे। उसका भाड़ा ड्यू लगा रखे हो। अब जैसे गोरखपुर में गैलेंट है, गैलेंट में भी पता है ना, ट्रेन आती है, उनका जो सारा रॉ मटेरियल आता है वो ट्रेन से ही आता है। ट्रेन सीधे उनकी फैक्ट्री के अंदर घुस जाती है, वहां पे सीधे अनलोड करता है, फिर चला जाता है ट्रेन। समझे कि नहीं समझे? तो भाड़ा कई बार ना ड्यू लगा देते हैं रेलवे का, चलो ठीक है आराम से देंगे, तो भैया दे दो, पेमेंट कर दो, तभी डिडक्शन देंगे। आप सबको पता है इंडियन रेलवे भी ऑल्सो गवर्नमेंट, वो भी गवर्नमेंट का ही एक क्या है, विंग है। तो इसीलिए उनको ही पेमेंट, उनका ही कोई पेंडिंग नहीं होना चाहिए, उनको ही पेमेंट कर दो। नेक्स्ट क्या है? एनी इंटरेस्ट पेबल बाय द एसएसी, एनी लोन बोरिंग फ्रॉम द डिपॉजिट टेकिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अगर तुमने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लिया है, सर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होते हैं? ठीक है ना, एंड सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनसे भी अगर कुछ लिया है तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कौन है? बोलिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कौन है? सर बहुत सारी कंपनीज है नॉन बैंकिंग फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस नाम सुना है, मुथूट फाइनेंस नाम सुना है ना, करते वो बैंक जैसा काम ही है, लेकिन वो नॉन बैंकिंग है। उनके नाम के आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं बैंक शब्द नहीं है, सही है ना। जिनको हम लोग बोलते हैं बजाज फाइनेंस, नाम सुना है ना, ये सब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। ठीक, एलआईसी, एलआईसी भी लोन बांटती है, पता है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। हालांकि वो तो इन्वेस्ट, वो तो एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी में आता है, लेकिन वो लोनिंग वोनिंग भी करता है, समझ गए। तो अब ये सारे के सारे इन लोग का भी अगर कोई अगर इंटरेस्ट पेंडिंग है, श्रीराम फाइनेंस से लोन लिया, उसका भी ब्याज नहीं दियो, तो ऐसा करो ब्याज दे दो, फिर डिडक्शन देंगे, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इज ऑल्सो गवर्न बाई आरबीआई, क्लियर, वो भी आरबीआई से गवर्न होती है। तो यहां तक समझ में आ गया। तो ये सारे पेमेंट है जिनका आप क्या करोगे, आप रिटर्न फाइल करने से पहले आप एटलीस्ट इनका पेमेंट कर दो, आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगर रिटर्न फाइल करते समय पेमेंट अगर नहीं किए रिटर्न फाइल करने तक, तो आप डिडक्शन क्लेम, सर रिटर्न करने के बाद हमने पेमेंट किया तो अगले साल क्लेम करना, इस साल क्लेम नहीं कर सकते, अगले साल क्लेम करना, इस साल नहीं क्लेम करने देंगे, बस। अब ये क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है, ठीक, सामने आंसर देना है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस। पहला क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर ले, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉप फ्लोर। तुम टॉप फ्लोर बनवा रहे हो अपने घर का या अपने ऑफिस का, ऑफिस बिल्डिंग, सॉरी, ऑफिस बिल्डिंग का कितना रुपए खर्च हुआ? 50 लाख रुपए। कितना अमाउंट डिडक्शन में दिखाओगे? बोलो। हम्म, कितना? बोलो बोलो, जो बोल रही थी शायद सही बोल रही थी, बिल्कुल सही, डेप्रिसिएशन दिखाओगे ना, 50 लाख थोड़ी ना खर्चे में दिखा दोगे। 50 लाख रुपए बिल्डिंग पे, भाई बिल्डिंग ना पार्ट बन गया वो, तो बिल्डिंग के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है? 10%। तो कितना कितना अलाउड है? 5 लाख रुपए। तो इस साल डिडक्शन में कितना दिखाने वाले हो? 5 लाख रुपए, क्लियर। नेक्स्ट क्या है? मशीन 50 लाख रुपए, पुट टू यूज ऑन 1 जनवरी 2021, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%। पुट टू यूज कब है? याद है पुट टू यूज बताया था। कुछ ऐसी मशीनें होती है जो रेडी टू यूज होती है, जिस दिन खरीदो उसी दिन से मान लिया था। और कुछ ऐसी मशीनें होती है जिस दिन खरीदोगे उस दिन से नहीं माना जाएगा, जिस दिन मशीन इंस्टॉल हुई उस दिन से माना जाता है, उस दिन से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो ये कब इंस्टॉल हुई है? तो जनवरी फरवरी मार्च, 180 दिन से कम हुआ, 7.5% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्लियर। तो 50 लाख के ऊपर कितना चार्ज करोगे? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख, दत्त गलत बोल रहे हैं। 15% कितना? 15 75, 7.5 लाख, 7.5 लाख का आधा करो, हाँ
3,75,000, हाँ 375 ना, सही। दैट्स इट। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, कर लोगे ये सब, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा कुछ अपने से, तब आपको समझ में आया अपने जो पढ़ाई किया होगे। कल का जो मेन टॉपिक है वो दिस वन है, बहुत शानदार सेक्शन है। 44 AA, 44 AB, 44 AD, 44 AD जहां पे किसकी बात हो रही थी, दिस वन, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ बस हाँ, लास्ट दिस वन, है ना। तो ये सारा सेक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसमें, यानी 44 AB, 44 AA, 44 AD, 44 ADA विल डिस्कस टुमारो। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बिकॉज इसी के ऊपर ITR है, ITR 4 ऑलरेडी भर चुके हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।